हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2022 के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों ये क्लास 10 के साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का फाइनल वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का प्रथम वीडियो है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी वीडियो से होने वाला है, क्योंकि ये फाइनल वीडियो है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये करा कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को एक कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आपतन कोण, और ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ निर्गत कोण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को जो है ना निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 25 मीटर, और ऑप्शन बी है 2.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो दोस्तों सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और दोस्तों एक प्रश्न भी पूछाता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों अनंत होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कांच, और ऑप्शन ए कांच, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है जल, और ऑप्शन सी है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मिट्टी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जल, कांच और प्लास्टिक ये तीनों का प्रयोग जो है ना लेंस बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग जो है ना लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन से है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल, और ऑप्शन बी है हरा, और ऑप्शन सी है पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बैगनी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं और पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, और वही पट्टी में जो विचलन यानी कि जो झुकाव होता है ना सबसे ज्यादा बैगनी कलर का झुकाव सबसे ज्यादा होता है, और दोस्तों लाल कलर का विचलन यानी कि झुकाव क्या होता है सबसे कम होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से है कि विद्युत फ्यूज कार्य करता है, यानी कि ये विद्युत फ्यूज जो होता है ना किस में काम करता है। ऑप्शन ए में आपका धारा के उसमें प्रभाव पर, और ऑप्शन बी है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, और ऑप्शन सी है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ किसी पर भी नहीं। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज का जो काम करता है ना ये धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत घंटी जो कार्य करता है ना यहाँ पे विद्युत घंटी किस में कार्य करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 1 kWh तुल्य है, यानी कि किलोवाट आवर जो है ना किसके बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग फटाफट से कमेंट करते हुए बताने या फिर लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोवाट जो बराबर होता है ना 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्वेश्चन से है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिलिकॉन, और ऑप्शन बी है क्रोमियम, और ऑप्शन सी है यूरेनियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है ना यूरेनियम की आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन से है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कि किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर साइन आई बराबर साइन आर, और ऑप्शन सी है साइन आई गुना साइन आर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है
सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों किसी भी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है ना वो साइन आई तथा साइन आर के अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपतन कोण तथा अपवर्तन के अनुपात को जो है ना स्नेल का नियम कहते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दूर की वस्तुओं को, और ऑप्शन बी है निकट की वस्तुओं को, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बड़ी वस्तुओं को, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरदृष्टि वाली आंखें जो है ना साफ साफ दूर की वस्तुओं को देख सकती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संक्रमण तत्व, और ऑप्शन बी है क्षार धातुएं, और ऑप्शन सी है क्षारीय मृदा धातुएं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लेंथेनाइट्स। तो दोस्तों वर्ग एक के जो तत्व कहलाते हैं ना क्षार धातुएं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होता है ना, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होती है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में आपका दिया 30.5 किलो जूल प्रति मोल, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया 305 किलो जूल प्रति मोल, या फिर 3.5 किलो जूल प्रति मोल, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से जो है ना 3.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन से कराए कि पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में आपका दिया जल के वहन के लिए, या फिर भोजन का वहन के लिए, या फिर एमिनो अम्ल का वहन के लिए, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो दोस्तों पाद में जो जाइलम उत्तरदायी होता है ना जल का वहन के लिए होता है, और दोस्तों पाद में जो फ्लेम उत्तरदायी होता है भोजन का वहन के लिए होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया 20 ओम, या फिर ऑप्शन बी है 20/3 ओम, या फिर 30 ओम, और ऑप्शन डी में आपका दिया 10 ओम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कितनों भी प्रतिरोध रहे, ठीक है, जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो इस प्रकार जोड़ा जाएगा। आर बराबर हो जाएगा आपका R1 + R2। फिर यहाँ पे जो है ना बहुत सारे प्रतिरोध रहेगा, तो यहाँ पे डॉट डॉट के माध्यम से इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमको जो ना क्या चाहिए, समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि आर का मान चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा पहला प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, और दोस्तों दूसरा प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। जब दोनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे ना तो 30 ओम प्राप्त होगा। और दोस्तों प्रतिरोध का यहाँ पे मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया 30 ओम। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि किस उपकरण में धन यानी कि नेगेटिव, और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था यहाँ पे धन ऋण होगा, ठीक है, का चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन ए में आपका दिया एम्पियर में, या फिर वोल्ट मीटर में, या फिर कुंडली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्युत सेल में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो कुंडली यानी कि जो क्वाइल होता है ना तो इसमें नेगेटिव का चिन्ह होता है और ना इसमें पॉजिटिव का चिन्ह होता है। इसमें जो है ना किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं होता है। और दोस्तों विभवांतर मापने के लिए जो है ना हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 0 से 6, या फिर 6 से 9, या फिर 9 से 11, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7.0 से 7.8। तो दोस्तों हमारा शरीर जो है ना 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच परास के बीच मतलब कार्य करता है। इसका रेंज ये होता है हमारे शरीर का पीएच मान। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो है ना रासायनिक समीकरण दिया हुआ है Fe + H2O टेंस टू Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 3। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना इतना को संतुलित करने के लिए जल की अणुओं की संख्या कितना होना चाहिए, तो दोस्तों 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे CH4 या फिर CO2 और ऑप्शन सी है CaCl2 या फिर NH3। तो दोस्तों यहाँ पे जो आयनिक यौगिक हो ना CaCl2 होगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है कि धन आयन है और ऋण आयन है, दोनों आयन है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कि क्या देता है, मीथेन देता है या फिर इथेन देता है या फिर इथिन देता है या फिर इथाइन देता है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके जो है ना क्या देता है, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में फटाफट से लाइव चैट में जो है ना कमेंट करते हुए बताना है। तो यहाँ पे बताइए कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, मीथेन, इथेन या फिर इथाइन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है, फटाफट से जो है ना आप लोग लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन समायवी है। तो यहाँ पे समायवी पहचान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है जिनमें से ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है, ये जो है ना समायवी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका मनुष्य में या फिर कॉकरोच में और ऑप्शन सी है घोड़ा में या फिर ऊंट में। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है ना तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन से कराएगी देखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल आना या फिर रक्तदान या फिर हृदय गति और ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा लाल का आना हो गया, रक्तदान हो गया और हृदय गति, ये सभी जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, यानी कि कितना कार्य किया जाता है, कितना जूल का। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना विभवांतर यानी कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आवेश यानी कि Q का मान कितना दिया हुआ है, 2 कूलाम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों को कार्य चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य जो होता है ना विभव और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 12 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रखा जाए तो क्या बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सामान्य चुंबक या फिर विद्युत चुंबक और ऑप्शन सी है कोई चुंबक नहीं बनेगा या फिर बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बता देते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। देखिएगा कि किसी भी नरम लोहे को जब धारावाही कुंडली के गर्भ में रखेंगे ना तो क्या बनेगा, विद्युत चुंबक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों का अनुपात कितना होगा, 1:2 या फिर 1:3 या फिर 2:1 या फिर 1:1। तो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पे जल देखिएगा यहाँ पे जो है ना इनका कितना परमाणु संख्या तो 2 है, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2:1 के अनुपात में जो है ना मतलब क्या होगा कि आयनों का अनुपात होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो इतना मुक्त होगा 2:1 के अनुपात में, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन से है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपचयन अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया या फिर विघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों भोजन का पचना तथा पकाना यह एक प्रकार का जो है ना उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि देखिएगा कि रासायनिक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है और क्या बनता है Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1 और ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 4 और ऑप्शन डी में आपका 3। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण यहाँ पे लोहा जो है ना
जल के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड और जल बनाता है। तो इसको संतुलित करेंगे ना तो जल की अणुओं की संख्या हम आपको क्या बताए थे, 3 बताए थे, 3 यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, इससे आप लोग को याद रखना, आप लोग को सही कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत विच्छेदन, या फिर विघटन, या फिर द्विविस्थापन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्लोरो क्षार प्रक्रिया। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रोसेस को जो है ना हम लोग क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा चीनी का जो आणविक सूत्र होता है ना क्या होता है, C2H12O11 होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है C12। देखिएगा यहाँ पे जो है ना C12H22O11 होता है चीनी का आणविक सूत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है ना C6H12O6 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन ए में आपको दिया फेरम, या फिर कॉपर, या फिर निकेल, और ऑप्शन डी एसबी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका दिया एसबी, जिसको हम लोग एंटीमनी कहते हैं। यह एक प्रकार का जो है ना उपधातु है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए में आपका दिया कोल्बे ने, या फिर बोहर ने, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया वर्जिलियस ने, या फिर कोई ने। तो दोस्तों प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का जो संश्लेषण किया था ना किसने किया था? कोल्बे ने किया था, सॉरी बोहर ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बोहर, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये 30% में से आप लोग कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग को लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताना है। और लास्ट में भी बताइए कि 30% में से आप लोग कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं ना सभी प्रश्न आपका रामबाण क्वेश्चन था, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। तो और दोस्तों ये क्लास 10 के साइंस का फाइनल वीडियो था। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लाइव चैट में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों जिन भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो एक रिक्वेस्ट है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करके बहुत ही मस्त मार्क्स ला सके, हाई स्कोर ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे। इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना तो गूगल पे सिंपली सर्च कीजिएगा मेजर टारगेट .co.in। ठीक है, फिर मेजर टारगेट भी सर्च करने से PDF जो है ना यहाँ पे हमारा वेबसाइट में जा सकते हैं, और वहाँ पे जो है ना PDF प्रोवाइड किया जाता है फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।